वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम जेवीटी टैट डिस्कस करेंगे। जेवीटी टैट का साइकोलॉजी सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है अकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनरल टू स्पेसिफिक। ऑप्शन नंबर 3, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बालक संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो सृजनात्मकता जो होती है फ्रेंड्स वो संबंधित मानी जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 5, डैश ये विचारधारा है कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश के अनुसार हम जीवन की प्रत्येक अवस्था में एक विशेष मानव-सामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। ये किसने कहा था? तो ये इसका हो जाएगा एरिक एरिक्सन ने कहा था ये बात, और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? इस बात को किसके द्वारा कहा गया है? तो ये वुडवर्थ ने कहा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गार्डनर द्वारा दी गई बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो जो हार्वर्ड गार्डनर हैं इन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस की बात की है। तो इनमें से बताना है इन ऑप्शन में से कि कौन सा नहीं है, जो उनके द्वारा इंटेलिजेंस दी गई है वो कौन सी नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मक बुद्धि इनके द्वारा नहीं दी गई है। बाकी सभी बुद्धि जो 3 प्रकार की बुद्धि यहाँ मेंशन की गई है वो इन्होंने दी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से फ्रेंड्स जो भूख, जिज्ञासा और अभिवृत्ति है ये इनहेरिट प्रेरक होते हैं किसी भी बच्चे में। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रुचि जो है वो बच्चा अर्जित करता है बाद में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, मॉडलिंग का संप्रत्यय दिया गया है। तो मॉडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो जो अधिगम को प्रभावित करने के जो कारक करते हैं वो विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, अमन हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचता है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, अमन किन गुणों को प्रदर्शन कर रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। जब मल्टीपल तरीके से किसी एक समस्या को हल किया जाता है तो इसे क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। और क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीयक जो फर्स्ट एजेंसी होती है समाजीकरण की वो होती है परिवार। तो इसने सेकंड पूछी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवार एवं आस पड़ोस, ये सेकंड एजेंसी होती है। उसके बाद फिर विद्यालय आ जाएगा तीसरी एजेंसी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन नंबर 14, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये बात जो है वो किसके सिद्धांत में कही गई है, और वो सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों के समावेश को महत्व देता है। तो ये बात कही गई है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। पहले सेंसेशन होगी, उसके बाद कॉन्क्रीट सोचता है वो, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट सोचता है वो। ये इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों को कक्षा में प्रश्न डैश क्या करना चाहिए? बच्चों को कक्षा में तो प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये सोशलाइजेशन कहलाती है। जब बच्चा मूल्य सीखता है किसी भी समाज में सोसाइटी में रहकर और जिम्मेवारी को समझता है, तो ये सोशलाइजेशन कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण मापन करता है, तो ये करता है इंटेलिजेंस का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया था। तो द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीरमैन के द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? तो विकासात्मक विकार का जो उदाहरण है वो होगा कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर डी। 22, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का सिद्धांत इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो ये हो जाएगा थ्योरी ऑफ रेग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये तीनों बुद्धि के सिद्धांत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो ये कहलाता है परसेप्शन, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, गेस्टॉल्ट का अर्थ होता है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीटेड है, ये 2019 के टैट में भी पूछा गया था। गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या होता है? तो गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, उसमें ये माना जाता है जो गेस्टॉल्ट का सिद्धांत है वो एज ए होल, किसी भी चीज़ को एज ए होल देखते हैं। जैसे मान लो गेस्टॉल्ट विधि का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले पूरा देखना, उसका खंडन नहीं करना, एज ए होल देखना किसी चीज़ को, फिर उसका हल निकालना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एज अ होल, समग्र रूप से। क्वेश्चन नंबर 25, एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के अनुसार दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं? तो ये इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। जो जुंग थे उन्होंने पर्सनैलिटी को जो कैटेगराइज किया था, ये इसमें उन्होंने बोला है कि ये कौन सी पर्सनैलिटी है। जो एकांत प्रिय होते हैं और आदर्शवादी होते हैं, ये होते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी जिन्हें कहते हैं हम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, जो 26 का ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सीखने
गेस्टोल्ट सिद्धांत से संबंधित है। तो इनमें से बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोहलर। कोहलर जो है वो गेस्टोल्टवादी हैं, और कोहलर और इनके अलावा बर्दिमीर भी हैं जो गेस्टोल्टवाद से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोहलर। क्वेश्चन नंबर 28, इदम निर्देशित होता है। इदम जो है फ्रेंड्स, जो हमारे सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने इड, इदम और ईगो जो दिया है, उनमें से इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर चलता है। इसको कोई ईगो, सुपर ईगो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो ये कहेगा वो होगा ही होगा और इसको करना ही पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सुखवादी सिद्धांत पर चलता है, प्लेजर प्रिंसिपल चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक 10 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो लगाना है आपने। तो इसके बाद जो इसका राइट आंसर निकलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 120। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से ज़्यादा होती है वो कहलाते हैं गिफ्टेड, यानी कि प्रतिभाशाली बालक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।